नमस्कार दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भारत ने $300 बिलियन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। ये वही पैसा है जिसे पाकिस्तान जैसे देश सर झुकाकर लेने को तैयार हैं, लेकिन भारत ने इसे लेने से मना कर दिया है। भारत ने इसे लेने से क्यों मना किया है, क्यों इस ऑफर को ठुकरा दिया है, ये ऑफर भारत को किसने दिया था और क्यों दिया था, इन सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये घटना है COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29वीं बैठक की। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ये UNFCCC की सुप्रीम बॉडी है। UNFCCC मतलब कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी ही सुप्रीम बॉडी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। UNFCCC की बात करें तो इसकी नींव रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रखी गई थी और इसने 1994 से वर्क करना स्टार्ट किया था। इसी के अंतर्गत COP की बैठक कराई जाती है हर साल, जिसमें सभी देश, दुनिया के सभी देश इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं टू डिस्कस अबाउट क्लाइमेट चेंज। और 2024 के लिए इसकी बैठक अजरबैजान के शहर बाकू में ऑर्गेनाइज की गई थी। और इसी समिट में पश्चिमी देशों ने भारत और अदर डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए $300 बिलियन का ऑफर दिया। और यहाँ पर ही भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा। भारत ने ना केवल इस ऑफर को ठुकराया बल्कि लाउड एंड क्लियर वर्ड्स में कहा कि पहली बात, ये जो ऑफर दिया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, ये इनसफिशिएंट है, इससे काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, ये ऑफर फ्यूचर के लिए, मतलब कि 2035 से लागू होगा, जबकि हम अभी सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से निपटना अभी की आवश्यकता है, जबकि ये ऑफर 2035 से प्रभावी होगा। तीसरी बात, इतिहास में जो मिशन हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इसकी शुरुआत हुई वेस्टर्न से, यूरोप से। वहां की जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं उन्हीं के द्वारा पहले शेयर बसाए गए, उद्योग कारखाने इनको लगाया गया। डेवलप्ड कंट्रियों के ही द्वारा फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल, कोयला, गैस, इनका उपयोग किया गया, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। और जब अब ग्लोबल साउथ के देश अपने डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये डेवलप्ड कंट्रियां डेवलपिंग कंट्रियों को ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और इमिशन के बारे में समझा रही हैं। अगर इन शॉर्ट में इन सभी चीजों की अगर हम बात करें तो ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। इमिशन मतलब होता है गैसेस रिलीज होना, कोई सी भी गैस जो रिलीज होती है उसे इमिशन कहते हैं, लेकिन वो इमिशन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है उस इमिशन की यहाँ पर बात की जा रही है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, जैसे कि CO2, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। पहले जब ये सारी गैसेस वातावरण में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में उपस्थित नहीं थी, तब जब सनलाइट पृथ्वी पर आती थी तो कुछ सनलाइट पृथ्वी की सतह ऑब्जर्व कर लेती थी, लेकिन कुछ सनलाइट पृथ्वी की सतह से रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चली जाती थी, तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता था। लेकिन अब क्या हुआ है, जब से मानव ने फॉसिल फ्यूल का उपयोग करना स्टार्ट किया है, कोयला हो, पेट्रोल हो, किसी भी प्रकार का फॉसिल फ्यूल बर्न करना स्टार्ट किया है, उससे रिलीज होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि CO2, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये जो गैसेस हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जाकर जम गई हैं, इन्होंने एक कवर बना लिया है, एक कम्बल बना लिया है, जिस कारण से अब जब सनलाइट पृथ्वी पर आती है, कुछ सनलाइट फिर से पृथ्वी अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है उस सनलाइट को ये कम्बल, ये कवर ऑब्जर्व कर लेता है। इस कारण से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी पर मौजूद जो भी बर्फ है, पहाड़ों पर जो ग्लेशियर मौजूद है, वो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं और इनका जो पानी है समुद्र के जल स्तर को बढ़ाता जा रहा है। समुद्र का जल स्तर जब बढ़ता है तो जो तटीय क्षेत्र हैं, जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, वो धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो इन सब के पीछे जो कारण है वो है फॉसिल फ्यूल का बर्न होना, और ये तब बर्न होता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होता है, अर्बनाइजेशन ज्यादा होता है, और ये दोनों ही चीजें स्टार्ट हुई हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। और इसी कारण से भारत ने कहा कि ये डेवलपिंग कंट्रियों के साथ क्लाइमेट जस्टिस नहीं है, क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हम सब जानते हैं कि कैसे हमारा शोषण हुआ, हमारे रिसोर्स को डेवलप्ड कंट्रियों के द्वारा लूटा गया, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया
और आज हालत यह है कि डेवलपिंग कंट्रियां डेवलप्ड कंट्रियों से डेवलपमेंट के मामले में पिछड़ गई हैं। साथ ही क्लाइमेट चेंज के कारण पूरी दुनिया को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इसीलिए भारत के द्वारा कहा गया कि ये जो ऑफर दिया जा रहा है $300 बिलियन का डेवलप्ड कंट्रियों के द्वारा, ये पर्याप्त नहीं है और ये फ्यूचर के लिए है। वहीं अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो ग्लोबल साउथ के देशों ने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए $1.3 ट्रिलियन की मांग रखी थी। पिछले 3 सालों से ये मांग ग्लोबल साउथ के देशों के द्वारा की जा रही है, जिसे बार बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इग्नोर किया जा रहा है। इस वजह से भारत ने इतना लाउड एंड क्लियर ओपिनियन स्टेटमेंट पूरी दुनिया के सामने रखा। भारत की ओर से ये जो स्टेटमेंट है चांदनी रैना ने रखा, जिन्होंने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया इस कॉन्फ्रेंस में। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अपने स्तर पर बहुत सारे कदम उठा रहा है। भारत ग्रीन एनर्जी पर भी वर्क कर रहा है और एक बार हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल से हटकर ग्रीन एनर्जी पर आ जाएगी, सौर एनर्जी पर आ जाएगी, तो हम भी नेट जीरो के जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।